आज देखेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी, वन शॉट में खत्म करेंगे। और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी वन शॉट में खत्म करना है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, सारा इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क के बारे में बात करें। वर्क, अभी जो वर्क के बारे में बात करेंगे हम लोग, ये होगा वर्क डन। एक्चुअली ये होगा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। ठीक, फिर वर्क एनर्जी से भी रिलेटेड है, क्योंकि पता है जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी खर्च होता है। अरे जब काम करते हो तो थक जाते हो, थका हुआ सा महसूस होता है ना, हांफने लग जाते हो। तो तुम्हारा थक जाना, तुम्हारा हांफना क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारा एनर्जी लॉस हुआ है, तुम्हारा एनर्जी लॉस हुआ है ना। तो वर्क करने पर एनर्जी भी खर्च होता है, एनर्जी का भी लॉस होता है। तो वर्क और एनर्जी को रिलेट करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय फोर्स। तो व्हाट इज वर्क? वर्क है क्या? वर्क है क्या? तो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, when a body is displaced by external force, then it is said to be work done, तब कहा जाता है कि वर्क हुआ। ये वर्क डन का डिफिनीशन हुआ, वर्क डन, वर्क हुआ। मैथमेटिकली इसको कह सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे सपोज करो कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी इधर है और फोर्स किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर लग रहा है, तो इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे? एफ का एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे? इस एफ का एक्स कंपोनेंट, तो इस एफ का एक्स कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग एफ कॉस थीटा। पता है, पढ़े हो वेक्टर में, है ना, कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है उधर कॉस थीटा लगाते हैं। तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। कितना है? एफ कॉस थीटा। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो तो वर्क डन का फार्मूला आ गया एफ डी कॉस थीटा। लो जी, ये आ गया वर्क डन एफ डी कॉस थीटा ना। तो वर्क डिपेंड किया फोर्स पर भी, डिस्प्लेसमेंट पर भी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उस एंगल पर भी डिपेंड किया या उस एंगल पर भी डिपेंड किया। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घट जाती है, तब तो वर्क डन भी डिक्रीज कर जाएगा, वर्क डन भी घट जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी। याद है, पढ़े हो वेक्टर में, वेक्टर का पूरा वीडियो डाल कर रखे हैं, वेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब वीडियो देख सकते हो वेक्टर का पीछे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो गया वर्क। तो वर्क वेक्टर होना चाहिए या स्केलर? वेक्टर होना चाहिए या स्केलर? क्या बताए थे? टेक्निक बताए थे कि अगर किसी फॉर्मूला में cos थीटा लगा हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो वो स्केलर है, और अगर sin थीटा लगा हो फॉर्मूला में तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो वो वेक्टर है। या अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो स्केलर देगा, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर देगा, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर है सो इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, वर्क डन को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। टोटल वर्क डन निकालो, अलजेब्रिकली जोड़ दो, आ गया वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो, सपोज करो वेक्टर के फॉर्म में दे ही दिया, एक पॉइंट का पोजीशन दे दिया r1 वेक्टर, दूसरे पॉइंट का पोजीशन दे दिया r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? r2 माइनस r1। इस पर एक एग्जांपल कर लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। r2 माइनस r1, यहां से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर यहां तक? एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखो, एक प्रॉब्लम देख लो। जैसे सपोज करो
कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा था 4I + 3J। नाउ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बॉडी ए से बी तक खिसक के आ गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 4 मीटर 3 मीटर और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 5 मीटर और 4 मीटर। ठीक, नाउ फाइंड द वर्क डन। अभी वर्क डन बताओ सॉरी कि अगर बॉडी को डिस्प्लेस करके ए से बी तक ले जाया जाए तो हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना काम करना पड़ेगा भाई। तो पहले डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला पोजीशन, ये पॉइंट ए का जो लोकेशन है, पॉइंट ए का जो पोजीशन, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई, तो 4I लगा देंगे प्लस 3J। चलो दूसरा पोजीशन देखो, बी पॉइंट का पोजीशन, तो बी पॉइंट का पोजीशन है 5I + 4J, है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट, तो D = R2 - R1 कर लो, और क्या। चलो R2 - R1 करो तो 5 - 4, I वाले में से I वाले को माइनस करेंगे, J वाले में से J वाले को माइनस करेंगे, तो 5 - 4 हो गया I, 1I। चलिए 4 - 3 तो 1J, I + J। अब वर्क डन फाइंड कर लो ना। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालते हो डॉट प्रोडक्ट? I वाले को I वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 × 1 हो गया 4 + 3 × 1 3, 4 + 3 = 7 जूल। वर्क का यूनिट, वर्क का SI यूनिट क्या लिखते हो? जूल लिखते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा तो जैसे फोर्स है वेरिएबल क्वांटिटी, फोर्स वेरिएबल है, जैसे सपोज करो 4x 2x + 6, कुछ इस तरह से है, फोर्स वेरिएबल है। और जब भी वेरिएबल क्वांटिटी हो, जब भी कोई इक्वेशन इज वेरिएबल, तो जब भी वेरिएबल होगा तो हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? कैलकुलस, है ना। अगर फोर्स वेरिएबल है तब वर्क डन हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके F/dx ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। जैसे देख लो, एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो F = 4x + 6 है। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x = 0 to x = 2 मीटर। सपोज करो कि पार्टिकल पहले 0 पोजीशन पर था, अभी वो 2 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ, और फोर्स कितना लग रहा है? वेरिएबल फोर्स 4x + 6। x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, 2 मीटर तक फोर्स बढ़ता चला जा रहा है लगातार। अभी वर्क डन फाइंड करना है, तो क्योंकि फोर्स वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन से, कैलकुलस से थोड़ा सा भी डर लगता है या करने का मन नहीं करता है, तो है अपने पास ट्रिकी अप्रोच, फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच श्री बालाजी पब्लिकेशन से, वहां से एक ट्रिक उठाएंगे और विदाउट कैलकुलस वेरिएबल क्वांटिटी के लिए भी हम लोग सवाल सॉल्व कर लेंगे इजीली, बस कुछ देर के बाद। ठीक है, पहले जनरल मेथड से कर लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट देख लो भैया, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो 0 से 2 तक हो रहा है, 0 से 2 तक हो रहा है, तो लोअर लिमिट 0 ले लिया, अपर लिमिट 2 ले लिया। चलिए फोर्स का वैल्यू गिवन है, वेरिएबल वैल्यू 4x + 6। अभी इसका इंटीग्रेशन करने का हम लोगों को, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, 4x dx + 6 × dx। यहाँ भी 4 को बाहर कर लें, अच्छा बाद में बाहर कर लेंगे। चलो 0 से 2 तक, अभी इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, 4 बाहर कीजिए, 4 बाहर कर लो भैया। चलो x का इंटीग्रेशन करो, x का पावर क्या है? 1। इंटीग्रेशन का क्या रूल है? पावर में एक जोड़ देते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, यही तो इंटीग्रेशन का रूल है। तो 4 को तो बाहर कर लिया, नंबर था बाहर कर लिया। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? x का पावर 1 था ना, तो 1 + 1 2/2, कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, फिर प्लस 6 dx का इंटीग्रेशन सिंपली x 0 से 2 तक। अभी 2 से इसको उड़ा दो, 2 से उड़ा दो, तो 2 × x² है ना, तो क्या रूल है? एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखना है, x की जगह पर एक बार 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर। चलिए इधर रखिए, x की वैल्यू 2, एक बार 0 ले लो, आ गया कितना? 2 2 2 जा 4, 2 × 4, और यहाँ आ गया 6 × 2 12, तो हो गया 12 + 8 20 जूल। तो अगर वेरिएबल क्वांटिटी होगा तो यहां से फाइंड कर लोगे। अभी एक ट्रिकी अप्रोच भी फॉलो करेंगे हम लोग, विदाउट कैलकुलस सवाल सॉल्व करेंगे।
वेरिएबल क्वांटिटी है तो भी। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है एकदम। ठीक, इसके बारे में एक और पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दे दिया, न्यूमेरिकल्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दे दिया, तो एरिया ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देता है वर्क डन। अगर एरिया निकाल लेते हो ग्राफ का एरिया, तो यही एरिया देगा किस चीज की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू दे देगा। जैसे सपोज करो ये कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस के साथ देखो ये ट्रायंगल बना रहा है, अभी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो यही एरिया, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो इसी एरिया से आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। चलो यहां तक क्लियर है, हटाएं आगे बढ़े। देखो अब जरा देख लो सपोज करो ये 0 यहां ले लिया 2 मीटर और फोर्स आया है आपका, फोर्स आया है 10 न्यूटन तक। ठीक, तो अभी फाइंड करना है वर्क डन। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 2 मीटर, 0 से 2 मीटर तक डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क डन। तो क्योंकि ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ दिया है तो निकाल सकते हो वर्क डन, इसका एरिया ही तो देगा वर्क डन। अब एरिया निकालोगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10, 10 कितना आ गया 10 जूल आ गया, 10 जूल आ गया। ठीक, तो वर्क डन बाय फोर्स के केस में, वर्क डन बाय फोर्स एक पूरा फॉर्मूला अगर एक साथ देखा जाए, अब तक जितना देख चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा याद दिला दे तुमको कि वर्क डन के लिए एक रिलेशन आ गया अपना एफ डी कॉस थीटा, दूसरा रिलेशन आ गया वेक्टर के फॉर्म में एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर वेरिएबल क्वांटिटी है तो इंटीग्रेट करके निकाल लो, अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ का एरिया ही देगा वर्क डन। इतनी बात ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। वर्क डन बाय फोर्स, अगर फोर्स से रिलेटेड वर्क डन फाइंड करना है तो आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक है, बोलो क्लियर यहां तक एकदम, ये सारा रिलेशन याद रखो, आराम से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो अब सीखते हैं टेक्निक, एक टेक्निक सीखते हैं, एक टिप जानते हैं, एक टिप ले लो हमसे, टिप ले लो। अगर वेरिएबल क्वांटिटी भी है, वेरिएबल क्वांटिटी भी है, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब यहां हम लोग फोर्स लेंगे, वेरिएबल फोर्स। ठीक, और वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, तब आराम से ये ट्रिक, ये टिप अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है, तो फोर्स का एवरेज वैल्यू निकाल लेना है दो अलग अलग डिस्टेंस पर। एवरेज वैल्यू मींस अगर दो फोर्स पता है तो F1 प्लस F2 बाई 2 कर दो, एवरेज आ गया। और वर्क डन फाइंड कर लो विदाउट कैलकुलस, कैलकुलस नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, सवाल सॉल्व हो गया। जैसे अभी अभी एक एग्जांपल देखे थे हम लोग, क्या था एग्जांपल, एग्जांपल ये था कि F इज इक्वल टू क्या था 4x प्लस 6, शायद यही था ना, हाँ 4x प्लस 6 था। ठीक, और वर्क डन फाइंड करना था कहां से कहां तक, 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक। अभी यहाँ कैलकुलस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, पहले 0 वैल्यू पुट करो और F1 निकाल लो। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो F1 कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया तो 0 प्लस 6 न्यूटन। चलिए अब x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14 आ गया। एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो तो 14 प्लस 6 बाई 2 20 बाई 2 यानी 10 न्यूटन आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है, 0 से 2 मीटर तो 2 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल्स क्या आ गया, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, 20 जूल आ गया। नो कैलकुलस, जरूरी नहीं कि हर जगह कैलकुलस अप्लाई करो वेरिएबल क्वांटिटी के लिए, ट्रिकी अप्रोच भी फॉलो करो। श्री बालाजी पब्लिकेशन से फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच नाम की एक बुक आती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपके बुक काउंटर पर, बुक शॉप पर हर जगह अवेलेबल है, कहीं से ले लो, गूगल पर सर्च कर लो DK धर्मात्मा या फिर फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच आ जाएगा। ठीक, तो वहां भी दिया हुआ है ये कई एग्जाम्पल के साथ। बोलो क्लियर, क्लियर तो आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए रे, चलो बढ़ते हैं आगे। ये आ गया वर्क डन बाय फोर्स। अभी पावर की बात करते हैं, पावर, पावर, ये पावर क्या है, तुम्हारा पावर बहुत देख लेते हैं, तुम्हारा पावर देखते हैं आज, तुम्हारा पावर
पावर मतलब क्या हुआ कि जितना फास्ट ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाओगे, जो जितना तेजी से काम कर पाएगा उसी का पावर ज्यादा होगा। यहां टाइम का लिमिटेशन है, कम टाइम में जो ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा ले लिया, वर्क थोड़ा सा किया तो उसका पावर कम होगा। मतलब पावर बताता है कि वर्क का रेट, कि कितना फास्ट आप वर्क कर रहे हैं। द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन। कम ही टाइम में किसी ने ज्यादा वर्क कर लिया और किसी ने ज्यादा टाइम लेकर उतना ही वर्क किया, तो पावर किसका ज्यादा होगा? जिसने कम टाइम में ज्यादा वर्क किया है। द रेट ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? टाइम से। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर, पावर। तो पावर हो गया वर्क बाय टाइम, और वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, तो ये हो गया एफ और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दैट्स व्हाई पावर भी होना चाहिए वेक्टर या स्केलर। बोलो बोलो। डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट देगा पावर। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। तो तुम इसको लिख सकते हो एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो रे, एफ वी कॉस थीटा। अगर सपोज करो कि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 है, मतलब जैसे कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स परपेंडिकुलर है, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि तुमको पता है, देखो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट के अलोंग, और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इस पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही थीटा 90 होगा तो यहाँ पर cos 90 तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा और पावर भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन भी जीरो और पावर भी जीरो, है ना? बोलो ना। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट लग गया भाई साहब, वाट लग गया, वाटलेस, पावरलेस। ऐसा यूनिट वाट। अच्छा, मशीन पर, डिवाइस पर, इंस्ट्रूमेंट पर तुम देखोगे एचपी लिखा रहता है, एचपी ऐसे लिखा रहता है, एचपी। एक्चुअली ये हुआ हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति, हॉर्स पावर। तो वन हॉर्स पावर इक्वल्स कितना? 746 वाट। बचपन में ही याद कर लिए थे सर, हमको तो याद था। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, याद था। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अच्छे बच्चे हो, तुमको तो याद होगा ही, मन लगाकर पढ़े हो बचपन में, तो याद तो होगा ही, है ना? तो 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये पावर के बारे में था। तो जब भी पावर निकालना होगा तो पावर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, वर्क बाय टाइम से भी निकाल सकते हो, या फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से, या एफ वी कॉस थीटा से पावर निकाल सकते हो किसी भी वक्त। बोलो क्लियर? आगे बढ़ें। अब आगे बात करते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। ये था वर्क और पावर, एनर्जी के बारे में। एनर्जी देखो, जो जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा, जो जितना तेजी से काम करेगा, उसका पावर उतना ज्यादा होगा। और टाइम कितना भी लगा लो, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, बस काम ज्यादा होना चाहिए। और जिसने ज्यादा वर्क किया तो बोलेंगे कि उसका एनर्जी ज्यादा है। देखो, कम टाइम में जिसने ज्यादा काम किया उसका पावर ज्यादा होगा, लेकिन टाइम कितना भी लगे, वर्क ज्यादा होना चाहिए। तो जिसने ज्यादा वर्क किया, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, वर्क करने की कैपेसिटी, यानी उसका एनर्जी उतना ज्यादा है ना? तो एनर्जी को हम ये कह सकते हैं ना, एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी। काहे की कैपेसिटी? तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना? अब एनर्जी के तो कई फॉर्म्स हैं, एनर्जी के। एनर्जी लाइट एनर्जी हो सकता है, साउंड, अभी हम बोल रहे हैं, साउंड निकल रहा है मुंह से, तो वो साउंड एनर्जी हो गया,
ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, दौड़ रहे हो, कोई चीज धक्का देकर फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर रहे हो, किसी पोजीशन पर खड़े, सब मैकेनिकल एनर्जी हुआ। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो ये सब एनर्जी कई फॉर्म में पाया जाता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एनर्जी कई रूप में पाया जाता है। लेकिन एनर्जी को अगर कैटेगराइज किया जाए, अभी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो इस मैकेनिकल एनर्जी को देखो, साउंड एनर्जी भी पढ़ना है, तो साउंड एनर्जी पढ़ना है हम लोगों को क्लास 11th में ही, आगे चैप्टर है डिटेल से पढ़ाएंगे। फिर लाइट एनर्जी पढ़ना है क्लास 12th में, इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ना है 12th में ही, ठीक है। केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री सब में पढ़ोगे। यहां हम लोगों को देखना है फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो कैटेगरी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को भी कैटेगराइज किया गया, तो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, दो पार्ट में। एक हो गया पोजीशन की वजह से, इसको बोलेंगे पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी के दो टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी के भी दो टाइप्स, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं डिटेल से, डिटेल से। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? तो काइनेटिक वर्ड मीन्स होता है मोशन, काइनेटिक वर्ड मीन्स मोशन, काइनेटिक वर्ड मीन्स मोशन, मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तब जो एनर्जी उसमें होगा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। दौड़ता हुआ आदमी, चलता हुआ आदमी, चलती हुई ट्रेन, चलता हुआ फैन, सब में काइनेटिक एनर्जी है। किसी में लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, अब फैन तो मूव करता रहता है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम लोग, आगे चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। ओवरऑल बात यह है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होगा दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। इसका फॉर्मूला तो बचपन में भी पढ़ा था, याद ही होगा तुम लोगों को, याद ही होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लगाते हो फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, है ना, हाफ mv स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं हम लोग, U से, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि अगर आप किसी पोजीशन पर है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करके नीचे से उठाकर ऊपर ले आया, या मान लो एक जगह से डिस्प्लेस करके दूसरे जगह ले गया, या मान लो शेप या साइज चेंज कर दिया, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को खींचा, उसका साइज चेंज हो गया। स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग को दबा दिया, साइज चेंज हुआ। बैलून फूका, बैलून का साइज बढ़ गया। तो शेप या साइज चेंज होने की वजह से या पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा किसी बॉडी में, किसी बॉडी में जो एनर्जी जमा होगा वही स्टोर्ड एनर्जी कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। वही जमा किया हुआ एनर्जी कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होता है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन या चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके दोनों तरह के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक तो पोजीशन की वजह से, दूसरा शेप या साइज की वजह से। तो पहला पोजीशन के कारण जो एनर्जी आएगा उस बॉडी में वही तो हुआ पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि देखो, अगर किसी चीज को उठा कर ले गए ऊपर ले गए, कितने हाइट तक? h हाइट तक। तो इधर जो फोर्स लगाओगे तुम, वो फोर्स किसके बराबर होगा? ग्रेविटी के। ग्रेविटी जितना फोर्स इस पर लगा रहा है, ग्रेविटी कितना लगा रहा है? mg, इसके वेट के बराबर। इतना ही फोर्स लगाकर हम ऊपर ले जाएंगे, इतना ही फोर्स लगाकर ऊपर ले जाएंगे, है ना। अब देखो, ज्यादा, इससे ज्यादा फोर्स लगाकर ले जाओ तो एक्सेलरेट हो जाएगा ऊपर। हमको तो इसको डिस्प्लेस करना है h हाइट तक, बड़े आराम से प्यार से एकदम ले जाना है ऊपर यूनिफॉर्मली। ये तो तभी होगा जब नेट फोर्स 0 होगा, यानी जितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, mg लग रहा है डाउनवर्ड, उतना ही फोर्स लगाकर हम उसको ऊपर उठाकर ले जाएंगे आराम से, है ना। तो ये F किसके इक्वल हो गया? ये F किसके इक्वल है? mg के इक्वल। अभी
इस ब्लॉक को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, उसी वर्क की वजह से तो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ ना, इसने गेन किया एनर्जी, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी लॉस हुआ। अगर किसी बॉडी को तुम नीचे से उठाकर ऊपर ले जा रहे हो तो तुम्हारा एनर्जी तो लॉस हुआ, वो एनर्जी गया कहां? वो एनर्जी तो उसमें ही गया, उसी ब्लॉक में, उसी बॉडी में। उसने गेन किया एनर्जी, उसको एनर्जी का फायदा हुआ, बेनिफिट मिला। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड टू एच हाइट, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो तुम, mgh बचपन में याद किया था ना, mgh। अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू द चेंज इन शेप और साइज। शेप या साइज चेंज होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा, जैसे किसी स्प्रिंग को खींचा इधर, मान लो F फोर्स लगाकर, तो स्प्रिंग को अगर इधर तुम खींच रहे हो तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन स्प्रिंग भी तो इधर खींच रहा है ना तुमको। अरे जैसे देखो, इधर खींचा स्प्रिंग को, फोर्स हटा लिया तो स्प्रिंग वापस आ जाता है कि नहीं अपने नेचुरल लेंथ पर। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम स्प्रिंग को खींच रहे थे इधर, तो स्प्रिंग भी हमको खींच रहा था इधर, तभी तो जैसे ही हमने अपना फोर्स हटाया स्प्रिंग वापस आ गया, है कि नहीं? मान लो x है इसका इलोंगेशन, x है इलोंगेशन मींस इंक्रीज इन लेंथ, इलोंगेशन मींस इंक्रीज इन लेंथ। इसकी लंबाई बढ़ जाती है, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसका लेंथ बढ़ेगा, एक लिमिट तक, जब तक स्प्रिंग सीधा ना हो जाए तब तक तो जरूर जितना फोर्स लगाओगे स्प्रिंग का लेंथ उतना बढ़ेगा। F प्रोपोर्शनल टू x, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बदले में आता है कांस्टेंट k, F इजिकल टू के एक्स, जहां की इस k को बोलेंगे हम लोग, इस k को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग कांस्टेंट को ही कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इस k को। तो ये F इज इक्वल टू के एक्स इधर हो गया। अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग भी तो इधर फोर्स लगा रहा है, तो स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है, तो स्प्रिंग के लिए क्या लिखोगे? माइनस के एक्स। अपोजिट है भाई साहब, अपोजिट है, माइनस के एक्स। माइनस बस ये बता रहा है कि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये अप्लाइड फोर्स है जो तुम लगा रहे हो इधर, वो आया कितना? F इक्वल्स के एक्स आया। अभी एनर्जी फाइंड करने का हम लोगों को, एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेट करते हो F dx, यहां से निकालते हो, कुछ देर पहले तो पढ़े थे। चलिए F इज इक्वल टू कितना है? kx है। F इज इक्वल टू kx, के बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन कर दो, x का पावर 1 है, इंटीग्रेशन का रूल है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा x² 2। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो ना तुम, इसे F इज इक्वल टू लिखते हो के एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? F बाई के, बोलो। F इज इक्वल टू के एक्स लिखते हो तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? F बाई के। अभी x की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग। अरे पुट करके देखो, एक और रिलेशन आ जाएगा, एक और फॉर्मूला आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करो, यानी F बाई के का स्क्वायर करोगे तो F स्क्वायर बाई एक के से एक के कैंसिल हो गया, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया हाफ F स्क्वायर बाई के। चलिए, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ F स्क्वायर बाई के। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे, तो जब ही स्प्रिंग की बात आएगी, जब ही न्यूमेरिकल्स में स्प्रिंग आएगा, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा, और उस एनर्जी का नाम क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, जब भी न्यूमेरिकल में स्प्रिंग आ जाए, दिमाग में एकदम आना चाहिए उस वक्त इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करवाते हैं, बोलो क्लियर है यहां? तो एक एग्जांपल करवाते हैं। ठीक, चलो, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ना?
देखो देखो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं रे। जैसे मान लो m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ एक स्प्रिंग है, दीवार से अटैच है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो जरा, अभी इसमें कौन सा एनर्जी है, ये मोशन में है, v वेलोसिटी से जा रहा है मोशन में, तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अभी ये ब्लॉक गया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग को जहां तक दबा सकता था दबा दिया, वहां जाकर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहां जाकर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया। अच्छा, ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ तो गेन किसको हुआ, गेन हुआ स्प्रिंग को, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलो, अरे इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस किया और स्प्रिंग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बेनिफिट मिला, दोनों बराबर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर, और गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ साफ, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई के, देयरफॉर कंप्रेशन यानी एक्स आ गया कितना, अंडर रूट m बाई के, अभी स्क्वायर का भी बाहर कर लो, आंसर बोलो। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, एकदम क्लियर। ठीक है, देखो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग कि किसी एक बॉडी का एनर्जी लॉस करेगा और दूसरे बॉडी को गेन होगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वन बॉडी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय अदर बॉडी, सॉरी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय अदर बॉडी। एक का लॉस दूसरे का गेन, लेकिन एक का लॉस भले हो जाए दूसरे का गेन भले ही हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये चीज न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल होगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तो इसी को तो कहा जाता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन वर्ड मीन्स क्या, कंजर्वेशन मीन्स टोटल वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब होगा टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब कहीं भी चले जाओ किसी भी सिचुएशन में, अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगा उसका, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाए, कहीं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाए, लेकिन टोटल वैल्यू जब ऐड किया जाएगा तो वो टोटल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, और ये चीज काफी हेल्पफुल है। देखो जरा, जैसे देखो मान लो एक इस तरह का पाथ ले लिया, एक इस तरह का ट्रैक ले लिया, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, इसका रेडियस ले लिया 4 मीटर। अभी यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया, एक ब्लॉक को रिलीज किया गया, तो जब इसको रिलीज किया गया तो ये ब्लॉक इस तरह से आता है और एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है। तो सवाल ये है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दैट ब्लॉक, फ्रॉम व्हाट हाइट द ब्लॉक शुड बी ड्रॉप्ड सो दैट इट मे कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, वन राउंड। कितने हाइट से इसको गिराओगे ताकि ये यहाँ रुके नहीं, ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले यहाँ पर। तो सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो, सर्कुलर मोशन में बताया गया है कि मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ एट बॉटम शुड बी इक्वल टू √5 rg, ठीक है। अभी यहां से जब इसको छोड़ा गया तो उस वक्त इसका वेलोसिटी 0 था, गिरते गिरते वेलोसिटी बढ़ता गया, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, वेलोसिटी 0 से बढ़कर इतना हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर गेन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस होगा, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों का सम कांस्टेंट कब रहेगा, जब अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना होगा, तभी उतना ही आएगा, वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगा। या सपोज करो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तभी तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर
क्या लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh। अरे नीचे से उठाकर ऊपर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, और ऊपर से नीचे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। सीधी सी बात है। तो ऊपर से नीचे आ रहा था बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, mgh। गेन भी mgh, लॉस भी mgh। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सवाल सॉल्व। mgh हाफ m और v स्क्वायर कर लो, v स्क्वायर कर लो तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा 5rg। m से m कैंसिल, g से g कैंसिल। अभी h इक्वल्स आ गया 5r/2। r की वैल्यू क्या है 4 मीटर, r की वैल्यू 4 मीटर तो 5 × 4/2 यानी कितना आ गया 10 मीटर। प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। ठीक, बोलो क्लियर है ना। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। हर पॉइंट पर कहीं से भी देखो, जैसे इसको अगर इधर से ऐसे घुमा कर ले गए तो मान लो कि यहां पर आ गया, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा जितना यहां होगा। ये दोनों इक्वल होगा। कहीं भी ले जाओ, यहां ले जाओ तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा जितना यहां है। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखो जरा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत काम का थ्योरम है आपके लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल। ये थ्योरम बहुत काम का है, याद रखना कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तब भी आ जाएगा, तब भी सवाल सॉल्व है ना। जरा देखिए एक एग्जांपल से एक प्रॉब्लम देख लो। सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज y इज इक्वल टू t³/3। ये दे दिया इक्वेशन। अब आपसे कहा गया कि फाइंड द वर्क डन निकालो फ्रॉम t इक्वल्स 2 सेकेंड टू t इक्वल्स 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच आपको वर्क डन फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है। अभी पता है तुमको कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो हमको वेलोसिटी चाहिए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी, t इक्वल्स 4 सेकेंड पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी चाहिए कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर और 4 सेकेंड पर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग यहाँ कैलकुलस अप्लाई करेंगे। वेरिएबल क्वांटिटी के लिए कैलकुलस अप्लाई किया जाता है। और पता है तुमको, बताया जा चुका है पहले, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है ना। कैलकुलस, फिजिक्स एंड कैलकुलस नाम से एक वीडियो डाला गया है, देख लेना इसी चैनल पर, फिजिक्स एंड कैलकुलस के नाम से। उसमें कैलकुलस का कॉन्सेप्ट और कैलकुलस को मैकेनिक्स से जोड़कर बताया गया है। वहां ये बात बताया गया है ना, कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है वेलोसिटी। तो कर लो ना डिफरेंशिएशन, t³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1 2 लिख दोगे, 3t²। बाय में तो 3 था ही क्वेश्चन में, 3 से 3 कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गया t²। अभी जरा देखो t इक्वल्स 2 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 मीटर पर सेकेंड। अभी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर देख लो, तो t की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, m/2 कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर लो, वैल्यू पुट करो, सवाल सॉल्व। मान लो यहाँ पर दे दिया गया, सॉरी मिस कर गया था, मास मान लो दे दिया 10 kg, मास दे दिया 10 kg, तो 10/2 5, इधर 16 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इजी है कैलकुलेट करना, 16 माइनस 4
12, 16 + 4 20, 12 × 20 यानी 240 × 5 आ गया वर्क डन, है ना। तो ये चीज बहुत यूजफुल होने वाला है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बोलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई जगह यूजफुल होगा, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, कई चैप्टर्स में 11 से 12 तक, और जेईई मेन नीट वालों का तो फेवरेट है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट से जरूर क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, देता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी K मान लो। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अगर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, तो इधर हो जाएगा m × m, m² v², यही ना। चलिए 2 इधर ले आओ तो 2m के, इधर हो गया mv²। और मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हो p से, तो हो गया p²। और यहां से एक रिलेशन आ गया k = p²/2m। बड़ा यूजफुल है, याद रहे। या यहीं से तुम स्क्वायर हटाकर p निकाल लो, p = √2m के। ये दोनों रिलेशन बहुत यूजफुल है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। ठीक है, बोलो आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो जरा, अब जरा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लें। कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या मतलब? कंजर्वेटिव फोर्स कहने का ये मतलब हुआ कि वैसा फोर्स, द फोर्स वर्क डन बाय विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड ना करे। वैसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करे, उसे ही कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये डिपेंड किस पर करेगा? तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कि 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का पहचान क्या है? देखो कैसे पहचाने। एक तो ठीक है, डिफिनेशन है कि जो पाथ पर डिपेंड ना करे उसे ही कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, बस। ठीक, मेन पहचान ये है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज लूप या क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। किसी क्लोज पाथ से होकर, जैसे मान लो कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और अगर टोटल वर्क डन 0 आ रहा है किसी क्लोज पाथ में, तो इसका मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन क्लोज पाथ 0 आएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स को बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आगे बढ़े, समझ गए ना? कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय विच इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया द फोर्स वर्क डन बाय विच डिपेंड्स अपॉन पाथ इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल में फ्रिक्शन
तो यहां देखो, यहां क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा, ये तो खास बात है। क्लोज पाथ है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो नहीं होगा, ये बात है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू a closed path is not equal to zero, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्लोज पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन भी जीरो होगा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। देखना चाहोगे तो देख लो जरा। जैसे सपोज करो ये ब्लॉक इधर जा रहा है अभी, ठीक, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी है, यहां आ गया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन कितना माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है फ्रिक्शन, इसलिए माइनस लगा दिया, थीटा 180 डिग्री बनेगा। अच्छा अब सपोज करो कि वही ब्लॉक इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, मतलब जहां से चला था फिर वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, क्या वर्क डन जीरो होगा? अब देखो जरा, अब इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, तो फिर से वर्क डन लिखोगे क्या, माइनस एफ डी। अब टोटल वर्क डन निकालो, W1 प्लस W2, क्या जीरो आया? नहीं, माइनस एफ डी और माइनस एफ डी, माइनस 2FD आ गया। टोटल वर्क डन जीरो के बराबर नहीं आया, जबकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर भी जहां से ब्लॉक गया था फिर वहीं वापस आ गया डी डिस्प्लेसमेंट पर, फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है। तो हमेशा याद रहे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है फिर भी अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। अभी देख लिए हम लोग, ठीक है ना। तो वर्क पावर एनर्जी थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो, वन शॉट में खत्म करते हैं चैप्टर, आपका काम चल जाता है ना। इसी तरह से कंटिन्यू फुल वीडियो देखते रहो और अपना फिजिक्स का नॉलेज बढ़ाते रहो। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।